हाय दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट देखा और जनरेटर के वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में हमने बात की कि किस तरह से उसका वोल्टेज रेगुलेशन डिराइव किया जाता है, कब वो मैक्सिमम आता है और कब वो जीरो आता है। अब देखो, जब हम डीसी मशीन कवर कर रहे थे तो हमने कुछ ग्राफ्स प्लॉट किए थे, डीसी जनरेटर के लिए भी और डीसी मोटर के लिए भी। जनरेटर के अंदर हम फोकस कर रहे थे वोल्टेज और करंट वाली एलिमेंट्स पे और मोटर के लिए फोकस कर रहे थे टॉर्क और स्पीड पे। अब सेम चीज हम लोग ऑल्टरनेटर में कर रहे हैं, जैसे डीसी जनरेटर ऐसे ही सिंक्रोनस जनरेटर है। तो सेम वे में जैसे डीसी जनरेटर के पैरामीटर्स प्लॉट किए जाते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर के पैरामीटर्स प्लॉट करते हैं जिन्हें कह देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल्टरनेटर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल्टरनेटर। ठीक है। अब डीसी जनरेटर के अंदर जो पहली कैरेक्टरिस्टिक आती थी दैट वाज ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक या नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसको हम नो लोड कैरेक्टरिस्टिक कहते थे। सेम यहां आती है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सेम कैरेक्टरिस्टिक हमें बनानी है फॉर द केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। अब देखो, हम ये बात जानते हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो तो 3 फेज है, लेकिन उसकी फील्ड वाइंडिंग क्या है? डीसी एक्साइटेड। तो उसी तरह से हम लोग देखो यहां पे दिखाते हैं सर्किट, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया और एक बैटरी लगा दी है। अब फील्ड वाइंडिंग में जाने वाला करंट हम लोग वेरी कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस से। फिर जैसे डीसी जनरेटर में तो यहां आर्मेचर दिखाते थे, ऐसे ही यहां आर्मेचर का मतलब है एक स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां एक एमीटर लगा दो, यहां एक वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर देखो दो टर्मिनल्स के बीच में लगा है, दैट मीन्स इट विल मेजर लाइन टू लाइन वोल्टेज। और यहां पे चाहो तो जोड़ सकते हो एक लोड। ठीक है, एक 3 फेज लोड जोड़ने का प्रोविजन है। अगर ये लोड नहीं जोड़ोगे तो ओपन सर्किट की बात हो जाएगी, लोड जोड़ दोगे तो क्लोज सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और चाहो तो इस लोड को स्टार कनेक्टेड भी दिखा सकते हो कि 3 इंपिडेंस है, जेड जेड और जेड। मैंने बस ये दिखा दिया एक 3 फेज का लोड है हमारे पास। अब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में हमें क्या करना होता है? ग्राफ प्लॉट करना होता है आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी वर्सेस फील्ड करंट। तो फील्ड करंट अगर लेना है तो इसके भी सीरीज में क्या लगा दो, एक एमीटर। ठीक है, उससे फील्ड करंट की रीडिंग आ जाएगी। तो ये लिखना, इट इज अ प्लॉट बिटवीन ओपन सर्किट वोल्टेज across the armature winding and the current in the field winding when the armature terminals are open circuited, when the armature terminals are open circuited। ठीक है, तीनों टर्मिनल्स को ओपन रखते हुए वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग का रेशो। लेकिन कौन सा एमीटर? फील्ड वाइंडिंग वाला, ना कि आर्मेचर वाइंडिंग। तो ओपन सर्किट पे देखो क्या होता है, अगर ओपन सर्किट की बात की जाए तो आर्मेचर करंट तो वैसे भी जीरो ही रहने वाला है। अब एक ऑल्टरनेटर के सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है फील्ड फ्लक्स की वजह से। ये है जे एक्सएस, ये है आर ए और ये है आई ए, ये है वीटी। अब एक चीज सोचो, अगर आई ए जीरो हो गया तो क्या होगा? Vt is actually equal to EF, जिसका मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज दो लाइंस के बीच में है, ये होगा EF लाइन टू लाइन।
बात मेरी समझ आई? ईएमएफ की जो लाइन टू लाइन वैल्यू हो गई वही होगी तुम्हारी ओपन सर्किट वोल्टेज। अब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या जानते हो? 4.44 एफ एनपीएच पाई केडब्ल्यू। अब एट लो वैल्यूज ऑफ फील्ड करंट, जब फील्ड करंट की वैल्यू कम होगी, phi is proportional to IF, और एट हाई वैल्यूज ऑफ फील्ड करंट जब IF को बढ़ा दोगे, तो हम क्या जानते हैं, करंट बढ़ाते जाने से कहीं ना कहीं सिस्टम सैचुरेट हो जाता है, तो phi becomes almost constant, that is due to saturation। अब हमें पता है ईएमएफ खुद phi के प्रोपोर्शनल है, तो phi जब तक IF के प्रोपोर्शनल चलेगा तब तक तो ईएमएफ भी IF के प्रोपोर्शनल चलेगा, और जहां phi कांस्टेंट होने लगेगा वहां से हमारा ईएमएफ भी कांस्टेंट होने लगेगा। तो दैट इज हाउ वी कैन प्लॉट द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। अब डीसी जनरेटर के अंदर जो तुम मैग्नेटाइजेशन ग्राफ बनाते थे या नो लोड कैरेक्टरिस्टिक बनाते थे, सेम तरह का ग्राफ सिंक्रोनस जनरेटर में आता है। बस डिफरेंस कहां आ जा रहा है? डिफरेंस इस चीज में आएगा कि सिंक्रोनस जनरेटर में जो वोल्टेज लोगे दैट विल बी लाइन टू लाइन वोल्टेज, और जब डीसी की बात करते हैं तो वहां फेज और लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो अगला पॉइंट लिखना, द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक of a synchronous generator is similar to no load characteristic of a DC generator, except for the fact that we consider line voltage in synchronous generator, but there is no such concept for a DC generator। ठीक है, अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ये वोल्टेज होगी VOC, ये होगा IF। अब देखो बिना कोई फील्ड करंट लगाए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से भी कुछ ना कुछ वोल्टेज इंड्यूस होती है, और ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था डीसी मशीन में। एक चीज सोचो, रोटर पे जो फील्ड वाइंडिंग है, मान लो उसमें करंट नहीं भी जा रहा, बट रोटर बना तो आयरन का है, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड फिर भी बची हुई होगी, और वो बची हुई मैग्नेटिक फील्ड को जब रोटर को घुमाओगे गोल गोल, तो वो एक तरह से मैग्नेट घूम रहा है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी और वो आर्मेचर के कंडक्टर को काटेगी, तो आर्मेचर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। दोबारा समझो, मान लो रोटर की वाइंडिंग में कोई करंट नहीं है, बट रोटर आयरन का बना है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें फिर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बची होगी, और जब ऐसे रोटर को घुमाओगे, जब उस मैग्नेटिक फील्ड को घुमाओगे और वो आर्मेचर कंडक्टर को कट करेगी, तो आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन द रोटर, कॉमा, व्हेन द रोटर इज रोटेटेड, द रोटर रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स and it cuts the armature conductor, which induces an EMF in the armature conductor called residual EMF। ठीक है, यानी ये ग्राफ ओरिजिन से ना शुरू होके ये थोड़ा ऊपर से शुरू होगा। अब हमने बोला छोटी वैल्यूज पे फ्लक्स IF के प्रोपोर्शनल है, इसी वजह से ईएमएफ फ्लक्स यानी कि IF के प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो शुरू में ग्राफ लीनियर चलता है, अब जैसे जैसे फ्लक्स कांस्टेंट होने लगेगा ईएमएफ भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ आ गया? दिस इज OCC। अब इसके अंदर अगर इस ग्राफ पे टेंजेंट बना लें, लीनियर वाले रीजन को ही आगे एक्सटेंड कर लें, तो इसे कह देते हैं एयर गैप लाइन। तो ये एयर गैप लाइन क्या हुई भाई? एयर गैप लाइन का मतलब है अगर मशीन सैचुरेट ना करती तब जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक आती, दैट विल बी कॉल्ड एज द एयर गैप लाइन। तो ये लिखो,
एयर गैप लाइन रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मशीन इफ द मशीन डज नॉट सैचुरेट। अगर मशीन सैचुरेट ना करती तब जो ग्राफ बनता दैट इज योर एयर गैप लाइन। अब इसी ग्राफ के अंदर अगर रेटेड वोल्टेज दिखाई जाए, मान लो ये मैं कह देता हूं ये मेरी रेटेड वोल्टेज है, जनरेटर अगर 11 केवी का है ना तो ये 11 केवी है, इसमें कुछ ना कुछ फील्ड करंट चाहिए होगा, उसको मैंने बोल दिया रेटेड फील्ड करंट। तो रेटेड फील्ड करंट का मतलब क्या है? द फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटेड वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट। सीधी सी बात, ओपन सर्किट पे अगर रेटेड वोल्टेज मिल जाए, माने बिना किसी करंट फ्लो के अगर टर्मिनल पे पूरी 11 केवी मिल जाए, 33 केवी मिल जाए, जितने का भी जनरेटर है, तो उसके लिए जो फील्ड करंट रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज द रेटेड फील्ड करंट। बात क्लियर हुई? अब हम क्या कहते हैं कि एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो जो ओरिजिन से पास होते हुए इस रेटेड वाले पॉइंट को कट करते हुए जाए, तब इस लाइन को कहते हैं मॉडिफाइड एयर गैप लाइन। अब मॉडिफाइड एयर गैप लाइन क्यों? सबसे पहले तो एयर गैप लाइन क्यों बोला? ये ग्राफ लीनियर था। लीनियर ग्राफ का मतलब है सैचुरेशन आया ही नहीं, यानी कि एयर गैप की तरह बिहेव कर रहा है। मॉडिफाइड क्यों? क्योंकि ये एयर गैप लाइन जो है, जो ये दूसरी लाल वाली लाइन है, ये उतनी ही वोल्टेज देती है, यानी रेटेड के बराबर। कितने करंट पे? रेटेड करंट पे। तो रेटेड करंट पे रेटेड वोल्टेज ही मिल जाए, ऐसी अनसैचुरेटेड मशीन के ग्राफ को कहते हो मॉडिफाइड एयर गैप लाइन। यानी एक ऐसी हाइपोथेटिकल मशीन लो जो सैचुरेट भी ना हो और वही रेटेड वोल्टेज दे दे रेटेड फील्ड करंट पे, तो उसके ग्राफ को क्या बोलोगे? मॉडिफाइड एयर गैप लाइन। तो अगला लिखना, रेटेड फील्ड करंट इज द फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस rated voltage at the terminals of generator on open circuit। ठीक है, अगला पॉइंट, modified air gap line is the characteristics of an equivalent unsaturated machine that produces rated voltage at rated field current। ठीक है, एक ऐसी अनसैचुरेटेड मशीन जो कि रेटेड वोल्टेज दे दे रेटेड फील्ड करंट पे, उसके ग्राफ को कहते हैं मॉडिफाइड एयर गैप लाइन। ठीक है, तो जैसे डीसी जनरेटर का पहला ग्राफ होता था नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, यहां भी पहला ग्राफ होता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक या नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। अगली कैरेक्टरिस्टिक लिखो, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ हमने डीसी जनरेटर में नहीं देखा था, ये सिर्फ किस में आता है? सिंक्रोनस जनरेटर में। अब देखो, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है जैसे अभी तुमने जनरेटर के टर्मिनल्स को ओपन रखा था, ऐसे ही जनरेटर के टर्मिनल्स को ओपन की जगह शॉर्ट कर दो। ठीक है भाई, ओपन की जगह अगर शॉर्ट करना है टर्मिनल्स को, तो तुम क्या कहोगे कि अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट की, तो शॉर्ट सर्किट पे आईए जीरो नहीं होगा, बल्कि क्या जीरो होगा? जीरो होगा तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज। ऐसे शॉर्ट कर देंगे तो हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट के केस में VT बिकम्स जीरो। ठीक है, अब इस केस में आईए क्या होगा बताओ? ये होगा EF बाय RA प्लस JXS। अब जनरली क्या होता है, जो एक्सेस होता है इट इज मच ग्रेटर देन RA, जिसकी वजह से IA हो जाता है EF बाय JXS, यानी EF बाय XS एंगल -90। अब ऐसा आने की वजह से क्या होता है, देखो फेजर डायग्राम में समझो, जो वेक्टर डायग्राम हमने पहले कवर किया था,
कि सबसे पहले बनता है फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ, फिर 90 डिग्री लैगिंग बनता है ईएमएफ। ईएफ से 90 डिग्री लैगिंग है आईए, ये आ गया आईए 90 डिग्री लैगिंग। आईए के सेम फेज में आएगा जनरेटर के केस में एफ ए आर। अब ये जो एफ ए आर है, एफ ए आर इज ऑपोजिट टू एफ एफ, hence armature reaction is purely demagnetizing। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट के केस में आर्मेचर रिएक्शन कैसा होता है? डीमैग्नेटाइजिंग। दूसरी चीज देखो, यहां आईए आ रहा है प्रोपोर्शनल टू ईएफ। ईएफ खुद प्रोपोर्शनल होता है फाई के, जो प्रोपोर्शनल होता है आईएफ के। तो यहां से आईए मिल गया प्रोपोर्शनल टू आईएफ। अब बात है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक क्या प्लॉट करती है? वो आईए और आईएफ के बीच का ग्राफ प्लॉट करती है। तो इसमें लिखना, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इज अ प्लॉट बिटवीन शॉर्ट सर्किट करंट एंड द फील्ड करंट when armature is shorted at constant speed। कांस्टेंट स्पीड इसलिए क्योंकि स्पीड चेंज करने से मैंने पहले भी बताया था, ऑल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्पीड पे डिपेंड करती है, और मोटर में उल्टा, मोटर की स्पीड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो अगर स्पीड बदलोगे फ्रीक्वेंसी बदलेगी, फ्रीक्वेंसी बदलने से ईएमएफ बदल जाता है। ठीक है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी फिक्स रखनी है, फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर रहे, और फ्रीक्वेंसी फिक्स करने के लिए हमें स्पीड को भी फिक्स रखना पड़ेगा। अब आईए वर्सेस आईएफ का ग्राफ जब प्लॉट करेंगे, तो हमें ग्राफ कैसा मिलता है? लीनियर। इसे बोल देते हैं एससीसी, दैट इज शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। मेरी बात समझ आई? अब देखो, माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है, जब हम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट किए थे तो मैंने ये बोला था कि आईएफ की हाई वैल्यूज पे मशीन सैचुरेट करने के कारण फ्लक्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, और फ्लक्स अगर ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है तो ईएमएफ भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से आईए आईएफ के साथ बढ़ना नहीं चाहिए था, बल्कि आईए हो जाना चाहिए था कांस्टेंट। या ये कह दो, ये ग्राफ लीनियर नहीं आना चाहिए था, पहले लीनियर और फिर सैचुरेशन, ऐसा आना चाहिए था। लेकिन ग्राफ हमारा पूरा लीनियर गया है। तो इसको क्वेश्चन बना के लिखो, वाई शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इज लीनियर एंड डज नॉट सैचुरेट। ठीक बात है। अब इसका सॉल्यूशन समझो। ओसीसी के अंदर आर्मेचर करंट था ही नहीं, तो कहीं भी आर्मेचर रिएक्शन की बात नहीं थी, तो पूरी मशीन में एक ही फ्लक्स था, फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बताया आर्मेचर रिएक्शन प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग आ रहा है। अगर आर्मेचर रिएक्शन प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग है तो ये फ्लक्स को घटा देगा। अगर फ्लक्स कम हो रहा है देन द मशीन कैन नेवर सैचुरेट। ओसीसी के अंदर आर्मेचर रिएक्शन था ही नहीं, तो ना तो फ्लक्स को वो कम कर सकता था, ना ही वो फ्लक्स को बढ़ा सकता था। तो जब फील्ड फ्लक्स तुमने बढ़ाया तो मशीन एक हद पे जाके सैचुरेट हो गई। इधर हमने क्या देखा, आईए आईएफ के प्रोपोर्शनल था, फील्ड करंट बढ़ाओगे आईए बढ़ेगा, आईए बढ़ने से बढ़ेगा आर्मेचर रिएक्शन, और आर्मेचर रिएक्शन फील्ड फ्लक्स को कम कर देगा। सोचो, आईएफ बढ़ाया, फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स से बढ़ा ईएफ, ईएफ से बढ़ा आईए, आईए से बढ़ा एफएआर, और एफएआर ने अपोज करके वापस क्या कर दिया, कम। अगर ये बार बार फील्ड फ्लक्स को घटाता रहेगा तो इट विल नेवर लेट द मशीन सैचुरेट। तो इसमें लिखना, इन केस ऑफ ओसीसी द आर्मेचर करंट इज 0 ड्यू टू विच देयर इज नो आर्मेचर रिएक्शन and the entire flux in the air gap
is the field flux which when increased above a certain value the machine saturates. ठीक है, the machine saturates. अगला पॉइंट, in short circuit characteristics armature current is directly proportional to field current. So as the field current is increased, armature current increases, and the nature of armature reaction is purely demagnetizing, due to which it reduces the field flux and never let the machine saturates. ठीक है, तो एससीसी हमेशा लीनियर होता है और ओसीसी में आगे जाके सैचुरेशन देखने मिल जाता है. ठीक है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आगे चल के भी यूज होंगी ओसीसी और एससीसी मशीन के पैरामीटर्स निकालने में. ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने कोई बात नहीं की थी इन केस ऑफ डीसी जनरेटर. तो ये कैरेक्टरिस्टिक तुमने नई सीखी है. तो इसमें क्या प्लॉट कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट करंट वर्सेस फील्ड करंट. ओसीसी और नो लोड कैरेक्टरिस्टिक एक ही थी, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट. अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो कि अगेन नई कैरेक्टरिस्टिक है हमारे लिए, वो होती है जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको शॉर्ट में कह दिया जाता है ZPFC. अब इसमें क्या होता है ना, ये जो लोड है, ये लोड यहां कनेक्ट तो किया जाता है, लेकिन ये लोड होता है जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, यानी कि प्योर इंडक्टर. ये प्योर एक इंडक्टर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं आर्मेचर के अक्रॉस, यानी कि ZPF लैगिंग एक लोड आ जाता है. तो यहां पे अब ना VT जीरो होगा ना IA जीरो होगा, यहां कनेक्ट होगा एक प्योर इंडक्टर जो कि होगा वेरिएबल. ठीक है, ये इंडक्टर की वैल्यू चेंज की जा सकती है. अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि ग्राफ किसका प्लॉट कर रहे हैं. ठीक है, इसका एप्लीकेशन तो आगे समझ आ जाएगा ZPFC का. तो ये ना पोर्टियर ट्रायंगल नाम के एक मेथड में यूज होती है. अभी उस चीज को मत सोचो कि ये कैरेक्टरिस्टिक काम कहां आएगी. अभी हमारा मतलब सिर्फ ये है कि ZPFC होती किसके बीच में है. तो इसका एक पॉइंट लिखो, इट इज अ ग्राफ बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज and the field current at constant armature current, ब्रैकेट में लिख लो रेटेड करंट, at constant armature current and constant speed when purely inductive load is connected at armature terminals. तो देखो इसमें हमें IA को कांस्टेंट रखना है. IA को कितना रखना है, IA को रखना है इक्वल टू IA रेटेड. IA रेटेड. ठीक है, इतनी वैल्यू पे इसको फिक्स रखना है और फिर ग्राफ प्लॉट करना है आर्मेचर की वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच. अब देखो मशीन में इन जनरल EMF की इक्वेशन क्या होती है, EF. जनरेटर की बात कर रहा हूं, VT प्लस IA RA प्लस J XS. अब सपोज कि VT का एंगल है 0, प्योर इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग करता है तो -90. ये बात क्लियर है. इन अ प्योरली इंडक्टिव लोड करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. और एक्सेस को तो हम वैसे भी कह देते हैं मच ग्रेटर देन RA होगा, तो J एक्सेस. अब J का मतलब +90 होता है ना, तो ये बच गया IA एक्सेस EF. इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अगर VT निकाला जाए, सिंपली EF माइनस IA एक्सेस, ये होगा.
अब देखो IA तो है कांस्टेंट, इसका मतलब VT है EMF माइनस सम कांस्टेंट वैल्यू। मेरी बात समझ आई? अब हमें ग्राफ किसका बनाना है? VT वर्सेस IF का। तो तरीका क्या होगा? EF वर्सेस IF बना लो, जो कि है OCC। EF वर्सेस IF बना के EF में से एक कांस्टेंट टर्म घटा दो, IA इंटू एक्सेस। ये कांस्टेंट टर्म जब रिमूव कर दोगे तब जो वैल्यू आएगी दैट विल बी VT। और एक बार VT हमें मिल गया तो दैट ग्राफ विल गिव अस जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें लिखना, to plot ZPFC, we have to subtract a constant voltage drop IA into XS from the curve between EF and IF, which is OCC। ठीक है? अब देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं? ZPFC बनाने के लिए पहले OCC बनाना बहुत जरूरी है। VT IF। अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इग्नोर भी कर दूं तो OCC ऐसा आता है। ठीक है? अब इस पूरे ग्राफ में से एक टर्म तुम्हें घटानी है IA इंटू एक्सेस, जो कि है कांस्टेंट। तो यहां से ग्राफ बनाना शुरू करो। ये कांस्टेंट हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों ग्राफ में? दैट इज IA एक्सेस। तो ये ग्राफ किसका हो गया? ZPFC। चलो ये बात तो समझ आ गई कि दोनों ग्राफ में वर्टिकली कितना गैप है, IA इंटू एक्सेस। बट क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि ये एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट क्या है? जब OCC ओरिजिन से चालू हुआ तो ZPFC ओरिजिन से चालू क्यों नहीं हुआ? अब देखो, जब जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर कभी आ जाए, ZPF लैगिंग, तो मेरी बात को समझना क्या होता है। ये है FF, ये है EF, ठीक है, और IA है लैगिंग। तो FAR कैसा हो गया? प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग हो गया ना। यहां ये बात समझ आ रही है? FAR इज प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग। अब तुम कहोगे कि भाई रेफरेंस तो VT था, IA तो VT से लैग कर रहा था ना, हमने ऐसा क्यों कर दिया, IA को EF से लैग करा दिया? क्योंकि यहां VT और EF सेम फेज में आ जाते हैं। कैसे? EF में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? JIA एक्सेस, IA ये रहा, JIA अपवर्ड्स होगा, या ऐसा कह दो, देखो अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, VT इज EF माइनस JIA एक्सेस। अब IA ये रहा ना, माइनस J माने डाउनवर्ड्स, तो यही तो बना VT। VT और EMF सेम फेज में आ रहे हैं, इसी वजह से VT से 90 डिग्री लैग कराओ या EMF से, बात बराबर है। ये बात मैं पहले से कैसे जानता था? इस इक्वेशन से। इसका एंगल जीरो, इस टर्म का भी एंगल जीरो, तो दोनों के सम का एंगल भी जीरो। तो VT और EMF का फेज सेम है। अब आर्मेचर रिएक्शन प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग है, और हमने ये भी बोला है कि IA को कांस्टेंट रखना है, यानी आर्मेचर रिएक्शन को फिक्स कर रखा है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। आर्मेचर रिएक्शन अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स है और वो डीमैग्नेटाइजिंग है, तो फ्लक्स घटाने की कोशिश करेगा। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए कम से कम एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फील्ड करंट चाहिए होगा, दैट इज दिस इंटरसेप्ट। अगर एक चीज सोचो, सिंपल सी बात सोचो कि सपोज कि मेरी छुट्टियों की वजह से, या चलो ऐसा करते हैं, आपका एग्जांपल लेते हैं, गेट की तैयारी कर रहे हो, ES की तैयारी कर रहे हो, आपने जो भी छुट्टियां ली उसकी वजह से आपके परफॉर्मेंस में 10% का डाउनफॉल आ रहा है। अब अगर तुम्हें सेम रैंक चाहिए तो ये 10% का इंक्रीमेंट तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। भाई जितना डिक्रीमेंट आया है उतना बढ़ाना पड़ेगा, तभी सेम लेवल पे पहुंच पाओगे। तो सेम चीज मैं बोल रहा हूं, FAR जो है वो फिक्स है और ये फ्लक्स को गिराने की कोशिश कर रहा है।
तो अगर तुम्हें आउटपुट चाहिए तो इसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। इसको कंपेंसेट करने में जितना फील्ड करंट लगता है दैट इज योर एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। तो इसको मैं कह देता हूं आई एफ मिनिमम। इससे कम फील्ड करंट पे नहीं चला पाओगे, या ये कह दो इससे कम फील्ड करंट पे आईए को आईए रेटेड नहीं बना पाओगे। तो एक पॉइंट लिखो, द एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट of ZPFC represents the minimum field current required to maintain rated armature current or the minimum field current required to overcome armature reaction, because armature reaction is purely demagnetizing in ZPFC। ठीक है, ये बातें पूरी क्लियर हो गई। ZPFC में क्या किया है, एक प्योरली इंडक्टिव लोड लगा दिया। अब देखो ZPFC प्लॉट कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। ये रियोस्टेट से रेजिस्टेंस वेरी करो, ये IF बदल जाएगा, IF से बदल जाएगा EF, और EF से बदल जाएगा IA, लेकिन IA तो कांस्टेंट रखना है। फिर ये इंडक्टर को वेरी करो ताकि IA वापस किस पे आ जाए, रेटेड वैल्यू पे। तो सबसे पहले क्या वेरी किया, फील्ड करंट, उससे बदला EMF, उससे बदल गया IA, लेकिन IA को कांस्टेंट करने के लिए लोड इंडक्टेंस को वेरी किया, जिससे IA वापस किस पे आ गया, रेटेड वैल्यू पे। तो इसमें लिखना, while plotting ZPFC we vary the field current which changes the induced EMF as well as armature current, and then the load inductance is varied to maintain same level of armature current। ठीक है, सेम आर्मेचर करंट के लिए लोड इंडक्टेंस को फिर वेरी कर दिया जाएगा। ये ZPFC क्लियर हुआ। OCC और ZPFC के बीच में कितना डिस्टेंस आ जाता है, IA इंटू एक्सेस। अब इसके अंदर देखो एक चीज और समझना कि यही जो चीज है ना कि EF और VT का सेम फेज है, इसको ऐसे भी देख सकते थे। पहले रेफरेंस के तौर पे बना लो VT, IA इससे 90 डिग्री लैगिंग है, तो 90 डिग्री लैगिंग ऐसे दिखा देता हूं। अब क्या करना है, EF निकालने के लिए VT में JIA एक्सेस ऐड होगा। JIA एक्सेस प्लस J का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो मैंने IA एक्सेस ऐड किया, तो ये क्या मिल गया, EF। अब देखो EF और VT सेम फेज में है ना, और EF FF से 90 लैग करता है, तो ये हो गया FF, इससे EF 90 डिग्री लैग करता है, और ये हो गया FAR। आ गया प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग। ऐसे भी सोच सकते हो कि ZPF लैगिंग के लिए EF और VT सेम फेज में आते हैं। ठीक है ना, आगे चलें। ये थोड़ा सा क्लैरिटी मिला, और ये एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट क्लियर है। IF मिनिमम का क्या मतलब है, इससे कम फील्ड करंट पे जो भी रेटेड आर्मेचर करंट है वो मशीन के अंदर फ्लो ही नहीं कर सकता किसी भी हालत में। तो इतना कम से कम फील्ड करंट तुम्हें लगाना पड़ेगा फॉर रेटेड आर्मेचर करंट। अब अगली कैरेक्टरिस्टिक का नाम लिखना, ये तो दो नई पढ़ ली है ना, शॉर्ट सर्किट और ZPFC, ये हमारी डीसी जनरेटर में नहीं होती। अगली कैरेक्टरिस्टिक जो डीसी जनरेटर में भी आती थी दैट इज लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। लोड कैरेक्टरिस्टिक डीसी जनरेटर में सबसे पहले पढ़ते थे नो लोड और फिर लोड। अब बाकी देखो जो भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे ना, सेम कैरेक्टरिस्टिक हम डीसी जनरेटर में भी कवर किए हैं। बस ये समझ लो सिंक्रोनस में दो नई कैरेक्टरिस्टिक आती हैं, SCC और ZPFC। लोड कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें लिखना इट इज अ कर्व बिटवीन आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज and the field current at constant value of armature current and constant speed। अब ये लगेगा कि भाई ये तो ZPFC की ही बात हो रही है, ऐसा नहीं है। यहां फर्क सिर्फ इतना है
कि लोड का पावर फैक्टर कुछ भी हो सकता है। ZPFC में मैंने क्या बोला था, आर्मेचर करंट को रेटेड पे रखो, स्पीड को फिक्स रखो, फिर किसका ग्राफ बनाओ, VT वर्सेस IF। यहां भी VT वर्सेस IF बन रहा है, आर्मेचर करंट फिर भी फिक्स है, स्पीड फिर भी फिक्स है, बट पावर फैक्टर कैन बी एनीथिंग। तो पावर फैक्टर ZPF लैग से लेके ZPF लीड तक कुछ भी आ सकता है। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि ZPFC इज अ स्पेशल केस ऑफ लोड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना, द डिफरेंस बिटवीन लोड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ZPFC is that in the load characteristics the power factor of the load can have any value, not necessarily ZPF lagging। ठीक है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब देखो हमें क्या करना है, IF हमारा वेरिएबल है, हमें प्लॉट करना है VT वर्सेस IF। अब हम VT कैसे निकालते हैं, EF। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, KVL इक्वेशन, सर्किट नहीं दिखा रहा बार बार, RA प्लस JXS। और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं दैट XS इज मच मच ग्रेटर देन RA। तो VT इज EF माइनस JIA XS। ठीक है, अब देखो ZPF लैगिंग में हमने क्या कह दिया था कि IA इज IA एंगल -90। अगर -90 था तो J तो +90 होता है ना, +90 -90 0। तो ये बन गया था EF माइनस IA एक्सेस। और इसी तरह से अगर ZPF लीडिंग होता यानी प्योर कैपेसिटर होता, तो VT विल बी, तो पहले IA लिख देता हूं, IA विल बी IA एंगल +90। +90 होता तो VT कितना आता, अब देखो J भी 90 और ये भी 90, 90 90 180। 180 का मतलब माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, तब ये प्लस IA एक्सेस होता। यानी लीडिंग पे EF से बड़ी वैल्यू मिल रही है और लैगिंग पे EF से छोटी वैल्यू मिल रही है। और ऐसा होता ही है क्योंकि हम ये जानते हैं वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पे पॉजिटिव होती है, लीडिंग पे नेगेटिव। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब वोल्टेज रेगुलेशन थी EF माइनस VT, पॉजिटिव का मतलब EF ग्रेटर देन VT, नेगेटिव का मतलब EF लेस देन VT। बात समझे, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन माने नो लोड वोल्टेज ग्रेटर देन फुल लोड यानी EF ग्रेटर देन VT, नेगेटिव माने VT ग्रेटर देन EF। तो पॉजिटिव लैगिंग पे मिलती है यानी लैगिंग पे EF VT से बड़ा होता है या VT EF से छोटा होता है। लीडिंग पे नेगेटिव मिलती है यानी VT EF से बड़ा होता है। तो यही तो हो रहा है, लीडिंग पे VT बड़ा आ रहा है और लैगिंग पे VT छोटा आ रहा है। तो अब क्या होता है, देखो ये VT वर्सेस IF का हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें कि हम ये रेटेड वैल्यू ले लेते हैं और यहां हम दिखा देते हैं IF मिनिमम, जो मैंने अभी ZPFC में भी समझाया था ना कि ये मिनिमम फील्ड करंट है जिससे कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आर्मेचर करंट ऑब्टेन होता है। अब रेफरेंस के लिए जो ग्राफ बनता है वो UPF का बनता है, ये UPF बनेगा। अब लैगिंग वाले इससे नीचे लेना, 0.8 लैग, लैग में वोल्टेज कम हो जाती है ना, 0.6 लैग, ZPF लैग। लीड वाले इसके ऊपर ले लो,
0.8 लीड, वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, 0.6 लीड, और लास्ट ZPF लीड। तो ये होती है लोड कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें से ये जो लास्ट वाला कर्व है ये ZPFC होता है। तो ZPFC कुछ भी नहीं है, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स का एक कर्व है। लोड कैरेक्टरिस्टिक में लोड पावर फैक्टर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो एक पॉइंट यही लिखना, एट लैगिंग पावर फैक्टर voltage regulation is positive, so terminal voltage is less than induced EMF, but at leading power factor voltage regulation is negative, so terminal voltage is greater than EMF। इसी को एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है आर्मेचर रिएक्शन, वो भी लिखो। एट लैगिंग पावर फैक्टर armature reaction is demagnetizing, so it reduces the flux and hence it reduces the voltage, but at leading power factor armature reaction is magnetizing, so it increases the flux and hence आर्मेचर वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है ना, इसीलिए लीडिंग पे वोल्टेज ज्यादा मिलती है, लैगिंग पे वोल्टेज कम मिलती है। दैट इज योर लोड कैरेक्टरिस्टिक। यही कर्व हमने डीसी जनरेटर में ही बनाया था, वीटी वर्सेस आईएफ का, उसको वहां भी लोड कैरेक्टरिस्टिक बोला था। बस वहां फर्क ये था कि ऐसे पावर फैक्टर नहीं था, क्योंकि डीसी था ना, पावर फैक्टर तो एसी में डिफाइंड होता है। अब अगला लिखो, नेक्स्ट एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। याद करो मैंने डीसी जनरेटर के अंदर अलग अलग कंस्ट्रक्शन का कंपैरिजन भी करवाया था एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक का। तब मैंने एक ही चीज बोली थी कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और किसके बीच में होती है, वीटी और आईएल के। तो इसमें लिखना, इट इज अ कर्व बिटवीन वीटी एंड आईए। यहां तो लोड करंट आईए ही है ना, डीसी जनरेटर की तरह नहीं है कि कुछ फील्ड में भी जा रहा है। फील्ड वाइंडिंग में जाने वाला करंट एक अलग ही सोर्स से आता है, जैसे सेपरेटली एक्साइटेड मशीन होती है। तो यहां फील्ड वाइंडिंग के लिए अलग सोर्स लगा है। तो यहां जो लोड में करंट जाता है दैट इज योर आर्मेचर करंट। इसीलिए मैंने आईएल ना लिखवा के आईए लिखवाया है। प्लॉट बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड आर्मेचर करंट with a field current and speed remaining constant, field current and speed remaining constant। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ना दो तीन केसेस बनाने पड़ते हैं हमें। पहली बात तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि IF कांस्टेंट है और N कांस्टेंट है। N कांस्टेंट होने से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई। अब EMF होता है 4.44 F NPH 5 kW, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर हमें जब वोल्टेज वर्सेस आईए बनाना है तो EMF को कांस्टेंट लेके चलना है। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मान लो मैंने EMF लिया, ठीक है, ये VT है, या सपोज ये मैंने IA लिया, लैग। तो VT की इक्वेशन सिंपली क्या होती है, अगर RA को इग्नोर कर दो, EF माइनस JIA एक्सेस। ठीक है, तो माइनस J का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इस टाइप से। तो IA एक्सेस, माइनस J का मतलब है माइनस 90 ना, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये बन जाता है VT। तो VT EMF से छोटा आ रहा है,
अब ऐसे अगला केस ले लो यूपीएफ का। ईएमएफ को सेम रखना है। ये है अपना आईए, हमें माइनस जे आईए एक्सेस करना है। एक सेकेंड, आईए जो है ना, अब ऐसा मत सोचना कि ईएफ के सेम फेज में लेना चाहिए, ये बात पे ध्यान देना। ईएमएफ के सेम फेज पे नहीं लोगे। मान लो ये आ गया आईए एक्सेस, तो ये बन जाएगा यहां से वीटी। अब देखो वीटी और आईए सेम फेज में आ गए ना। अब लास्ट केस बनता है लीडिंग। लास्ट केस क्या बनता है? लीडिंग। तो लीडिंग में क्या कर रहा हूं, यहां से आईए ले लो। अब माइनस जे का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है ना, इसको राइट में घुमाना है, हमेशा राइट में घुमाना। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नीचे, क्लॉकवाइज नीचे, क्लॉकवाइज इस तरफ। तो ये क्या बन गया? वीटी। अब देखो, अब वीटी बड़ा आ गया। तो इससे क्या समझे? इससे हम लोग को एक चीज समझ में आती है, वो ये होती है कि अगर लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर की बात करें तो वीटी ईएमएफ से छोटा आएगा, और लीडिंग पावर फैक्टर की बात करें तो वीटी ईएमएफ से बड़ा आता है। इसको समझने का एक और तरीका है, लैगिंग पावर फैक्टर में आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग होता है, तो वो टर्मिनल वोल्टेज को कम कर देता है। लीडिंग पावर फैक्टर में आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग होता है, तो वो टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो ये दो रीजन से हम लोग कह सकते हैं कि एक जगह वीटी ज्यादा आता है और एक जगह कम। तो इसमें लिखना, एट लैगिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर terminal voltage is less than the induced EMF, but at leading power factor the terminal voltage is greater than induced EMF. अगला पॉइंट, at lagging power factor armature reaction is demagnetizing in nature, so it reduces net flux and hence the terminal voltage. But at leading power factor armature reaction is magnetizing in nature and hence it increases net flux and terminal voltage. ठीक है, इतनी बात मेरी क्लियर हुई। अब इसके अलावा देखो क्या करते हैं, एक मैं केस लेता हूं ZPF लैगिंग का, तो मैं VT को लिख या EF को लिखता हूं VT एंगल 0। ZPF लैगिंग है, माने IA का एंगल क्या होगा? -90 इंटू एक्सेस, यहां से सॉरी VT प्लस। अब J इंटू -90, J है +90 -90 इज 0। अब देखो, इस टर्म का एंगल 0 था, इसका भी J और -90 कट के एंगल क्या आ गया? 0। तो EMF का एंगल भी बन गया 0। तो VT आया EF माइनस IA एक्सेस। ऐसे ही देखो, अगर ZPF लीडिंग की बात कर ली जाए, ZPF लीड की, तो EF इज VT एंगल 0 प्लस J, लीडिंग में IA का एंगल +90 इंटू एक्सेस। 90 90 180, 180 का मतलब माइनस साइन। अगेन देखो, इस टर्म के साथ कोई एंगल नहीं है, तो EMF का एंगल 0 ही बन रहा है। तो VT कितना आ गया यहां से? EF प्लस IA एक्सेस। दोनों ही केसेस में VT वर्सेस IA
VT वर्सेस IA लीनियर आने वाला है और यहां पे स्लोप क्या आएगा, माइनस एक्सेस। यहां VT वर्सेस IA अगेन लीनियर आने वाला है और स्लोप क्या आएगा, प्लस एक्सेस। बट ये दो ही पावर फैक्टर लिए हैं अभी तक मैंने, ZPF लैग और ZPF लीड। पावर फैक्टर तो और भी हो सकते हैं ना, 0.8 लैग, 0.6 लैग, 0.8 लीड, 0.6 लीड, सभी पावर फैक्टर पॉसिबल हैं। बस मैं क्या बता रहा हूं कि जीरो पावर फैक्टर पे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक आती हैं लीनियर। तो ये वाला पॉइंट लिखना, फॉर जीरो पावर फैक्टर लोड वेदर लैग और लीड the external characteristics are linear, but for lagging it is a decreasing curve and for leading it is an increasing curve। अब देखो क्या होता है जब VT वर्सेस IA का ग्राफ बनाना है, किसी भी जनरेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक उसकी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ही होती है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। VT वर्सेस IA जब ये ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले नो लोड वोल्टेज यानी EF बना लो। अब अभी मैंने प्रूव किया था ना, EF तो कांस्टेंट है। अब जब तक आर्मेचर करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक आउटपुट पे EF ही मिलेगा, या ये कह दो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लो, एट जीरो आर्मेचर करंट द टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF। अब सबसे पहले देखो ZPF लैगिंग का बना लेते हैं। तो VT वर्सेस IA का स्लोप है माइनस एक्सेस, तो ग्राफ डिक्रीजिंग आता है। यह है ZPF लैग। ये कहां कट करेगा, कट करने के लिए यहां ना VT जीरो कर दो, तो यहां से IA मिल जाता है EF बाय एक्सेस। इस इक्वेशन में अगर VT को जीरो कर दोगे तो ये कहां कट कर रहा है, EF बाय एक्सेस। और इससे काफी पहले होता है रेटेड करंट। तो ये करंट क्या हो गया, बेसिकली शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करंट आता है EF बाय एक्सेस। मेरी बात क्लियर हुई? अब बाकी के जो भी ग्राफ बनते हैं ना वो इससे ऊपर बनते हैं, इस टाइप से। ये हो गया जैसे 0.6 लैग, 0.4 लैग भी ले सकते हो, मैं तो बस कॉमन पावर फैक्टर लेता हूं 0.6 और 0.8। ये हो गया UPF। अब लीडिंग में ना इसके ऊपर जाने लगते हैं कर्व, पॉइंट 8 लीड, 0.6 लीड, और ZPF लीडिंग जो है वो एक लीनियर कर्व है इंक्रीजिंग, तो ये हो गया ZPF लीड। तो ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं VT वर्सेस IA। और शॉर्ट सर्किट करंट सेम रहता है, ऐसा इसलिए देखो, अगर एक सिंपल सा सर्किट बना लें, ये EMF है जो कि है कांस्टेंट, और ये है J एक्सेस। अब शॉर्ट सर्किट में देखो जरा कितना करंट आ रहा है, ये आ रहा है EF बाय J एक्सेस। तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है इसका, EF बाय एक्सेस। तो मैंने यही बोला है कि शॉर्ट सर्किट वाला जो पॉइंट है, यानी जो VT वाला IA वाला इंटरसेप्ट है, या जहां VT जीरो है, वहां सेम पॉइंट पे सारे कर्व टकराएंगे EF बाय एक्सेस। तो दीज आर योर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, UPF पे भी वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होती है, माने रेटेड करंट पे UPF पे भी टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम आती है। लैगिंग में तो कम आती ही है, लीडिंग में ज्यादा आती है। बात समझे? लीडिंग में टर्मिनल वोल्टेज EMF से ज्यादा होती है,
लैगिंग में टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होती है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखना, कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक। अब ये कहोगे भाई ये तो हमने डीसी मशीन में नहीं सुना। डीसी मशीन में जिसको आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक कहते हो वही होती है कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें लिखना, इट इज अ कर्व बिटवीन फील्ड करंट and armature current as armature current is varied at a constant terminal voltage। ठीक है, IF और IA के बीच का ग्राफ बनाना है, लेकिन क्या कांस्टेंट रखना है? VT। अब इसका लॉजिक समझो, अगर लैगिंग पावर फैक्टर है तो आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग है, वो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करता है और वोल्टेज को घटाने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। अब तुम्हें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए जबकि आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज कम करना चाहता है, तो तुम क्या करोगे? फ्लक्स बढ़ाने के लिए फील्ड करंट को बढ़ाओगे। ऐसे ही लीडिंग पावर फैक्टर पे आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग है, वो फ्लक्स बढ़ा के वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, तो फ्लक्स को कम करो, तो उसमें फील्ड करंट रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसी लॉजिक से लैगिंग पावर फैक्टर पे IA बढ़ने के साथ IF को बढ़ाना पड़ता है, और लीडिंग पावर फैक्टर पे IA बढ़ने के साथ IF को घटाना पड़ता है। तो इसमें लिखो, एट लैगिंग पावर फैक्टर आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजिंग, so it tries to reduce flux and the terminal voltage, and in order to maintain constant terminal voltage we need to increase the flux and hence increase field current. Next point, at leading power factor armature reaction is magnetizing and hence it tries to increase the flux and the voltage. So in order to maintain constant voltage we need to reduce the flux and hence reduce field current। ठीक है, अब देखो ये तो है अगर आर्मेचर रिएक्शन होता ही नहीं तब तुम्हें कितना फील्ड करंट चाहिए होता बिना आर्मेचर रिएक्शन के, जिसको IF रेटेड भी कहते हैं। मैंने बताया था ना, रेटेड वोल्टेज के लिए जितना फील्ड करंट लगता है एट नो लोड उसे IF रेटेड कहते हैं। चेक करो, OCC में डेफिनेशन भी लिखवाया है। अब मैंने बोला लैगिंग में आर्मेचर रिएक्शन घटाने की कोशिश करता है, इसीलिए हमें फील्ड करंट को बढ़ाना पड़ता है। तो जैसे 0.8 लैग, 0.6 लैग, और हम जानते हैं ZPF में आता है ग्राफ लीनियर। UPF वाला जो ग्राफ है ना वो भी ऊपर से जाता है बहुत हल्का, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर का ना हर एक कर्व हमेशा लैगिंग की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन लीडिंग में हम घटाएंगे। 0.8 लीड, 0.6 लीड, और ZPF में ग्राफ लीनियर। ZPF लीडिंग, ठीक है, तो ZPF लीडिंग में ग्राफ हमारा लीनियर आ जाता है। अब वो अलग बात है कि बिना IF के IA को ला पाना इम्पॉसिबल है, तो ये ग्राफ एक्चुअल में एक्स एक्सिस पे कभी नहीं टकराते हैं। ठीक है, ये तो हाइपोथेटिकल है, तो यहां से डॉटेड भी बना सकते हो ऐसे कि ऐसे एक्सटेंड कर लिया है। ठीक है, वरना बिना IF के EF ही नहीं बनेगा और बिना EF के IA तो आ नहीं सकता। तो ये सारे कर्व होते हैं जो कि हम लोग डिफाइन करते हैं एक सिंक्रोनस जनरेटर के लिए। और अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं कि आगे चल के कौन से कर्व काम आते हैं, OCC, SCC, ZPFC, ये तीन कर्व बहुत काम आते हैं। और अगर जनरेटर के प्रैक्टिकल यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व होगा हमेशा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि उसे जानना है वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है। ठीक है,
तो इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं, क्योंकि इससे अगला जो टॉपिक पढ़ोगे उसमें शुरू के तीनों कैरेक्टरिस्टिक यूज होंगे, तो ये दोबारा तुम्हारे सामने आने वाले हैं कर्व, बट ओसीसी, एससीसी और जेडपीएफसी। तो इसको कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक बार तैयार करना और ये समझने की कोशिश करो कैसे मैंने आर्मेचर रिएक्शन से हर एक ग्राफ को रिलेट किया है। क्योंकि क्या होगा अगर कभी एग्जाम में 1 मार्क में कर्व पहचानने आ गया कि ये कर्व किसका है, एक्सटर्नल है कि ये लोड कैरेक्टरिस्टिक है, सेकेंडली ये लैगिंग है या लीडिंग है, तो लॉजिकली उसे सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए एक बार जब भी इसे रिवाइज करते हो तो ये देखना कि ग्राफ डिराइव कैसे हुए थे। इतना समझ जाओगे तो एग्जाम में ग्राफ का आंसर तुरंत दे भी सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं, अगले लेक्चर में बात करेंगे इन कर्व के यूजेस की। थैंक यू।